वन पॉलिश में आपका फिर से स्वागत है। यहाँ हम आपके ज्ञान को चमकाने की कोशिश करते हैं और जीवन को प्रेरित करते हैं। यहाँ पे हम एक नया कॉन्स्टिट्यूशन से रिलेटेड केस पढ़ेंगे। लेट्स जस्ट स्ट्रेट अवे गेट टू द फैक्ट्स ऑफ द केस एंड सी व्हाट इज देयर। केंद्रीय सरकार द्वारा एक मिल के प्रबंधन का कार्य। मिनरवा मिल्स लिमिटेड वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया। AIR 1980 का ये केस है और इसमें हमारे जजेस श्री माननीय सुप्रीम कोर्ट जजेस YV चंद्रचूड़ जी, श्री AC गुप्ता, वालिया साहब और PS भगवती और कैलासम जी थे। निर्णय की तिथि 31 जुलाई 1980 की है। मामले के तथ्य कुछ इस प्रकार थे, फैक्ट्स पर हम नजर डालेंगे। इस मामले में केंद्र सरकार द्वारा एक सिख टेक्सटाइल अंडरटेकिंग राष्ट्रीयकरण अधिनियम जो कि 1974 का एक्ट था, उसके तहत एक मिल के प्रबंधन के लिए अधिग्रहण की एक याचिका उत्पन्न हुई। अब उस अधिनियम को 9वीं अनुसूची में शामिल किया गया था जो कि संविधान की है और याचिकाकर्ता ने 39वें और 42वें संशोधन की संवैधानिक वैधता को चुनौती दी। उन्होंने अनुच्छेद 368 की धारा 4 और 5 की वैधता और 42वें संशोधन की धारा 55 को भी चुनौती दी। अब यहाँ इशू क्या बनता है? संवैधानिक वैधता जिसने अनुच्छेद 31C और 368 में परिवर्तन को प्रभावित किया है या नहीं किया है। अब यहाँ जजमेंट की बात करते हैं। माननीय सुप्रीम कोर्ट द्वारा कुछ जजमेंट दिया गया। संविधान का 42वां संशोधन अधिनियम की धारा 4 संसद के संशोधित शक्ति से परे है और यह शून्य है। ऐसा क्यों कहा गया? क्योंकि यह संविधान के मूल या आवश्यक विशेषताओं को नुकसान पहुंचाता है। किसी भी कानून को चुनौती के कुल बहिष्कार द्वारा इसकी बुनियादी संरचना को नष्ट कर देता है। संविधान के अनुच्छेद 14 या अनुच्छेद 19 द्वारा प्रदत्त अधिकारियों में किसी के साथ असंगत यदि कानून राज्य की नीति को प्रभावित करते हैं तो वो भाग 4 में दिए गए सभी सिद्धांतों को सुरक्षित रखने के दिशा में है। संविधान के 42वें संशोधन अधिनियम की धारा 55 भी संसद की संशोधित शक्ति से परे है और यह शून्य है क्योंकि इससे संविधान के संशोधन करने के लिए संसद की शक्ति से सभी सीमाएं हटा दी गई और संविधान के संशोधन करने के लिए शक्ति प्रदान की गई ताकि क्षति या विनाश हो सके। यहाँ पर अनुच्छेद 31C जो अमेंडमेंट था असंवैधानिक है क्योंकि यह संविधान के मूल सिद्धांतों के मूलभूत विशेषताओं को नष्ट कर देता है जो कि निर्देश 14 सिद्धांत 19 के तहत अधिकारों के साथ असंगत होने पर भी किसी भी कानून को पूरी तरह से चुनौती देने में पूरी तरह से बाहर कर देता है। भारतीय संविधान के स्थापना भाग 3 यानी कि मौलिक अधिकार फंडामेंटल राइट्स और भाग 4 यानी डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी यानी निर्देशक सिद्धांतों के बीच संतुलन के आधार पर की गई। एक दूसरे के पूर्ण वर्चस्व या प्रधानता देना संविधान के सामंजस्य को बिगाड़ना है यानी कि कॉन्सोनेंस को बिगाड़ना है। दोनों के बीच सामंजस्य और संतुलन एक आवश्यक विशेषता है और यहाँ आप समझ लीजिए कि संविधान की संरचना भाग 4 के लिए दिए गए लक्ष्यों को भाग 3 द्वारा प्रदान किए गए साधनों को निरस्त किए बिना प्राप्त करना ही होगा। ये एक दूसरे के पूरक है। अनुच्छेद 368 के खंड 4 और 5 इस बात में भी असंवैधानिक है कि उन्होंने संसद की संशोधित शक्ति पर सभी सीमाओं को हटा दिया, सारे लिमिटेशंस तोड़ दिए और इस तरह एक असीमित संशोधन यानी अनलिमिटेड अमेंडमेंट शक्ति प्रदान की जो संविधान की मूल विशेषता के विनाशकारी है यानी इसके अगेंस्ट है, इसके विपरीत है। यह संविधान है जो भारत में सर्वोच्च है, संसद सर्वोच्च नहीं है। संसद संविधान का प्राणी है और अनुच्छेद 368 के तहत संशोधन करने की शक्ति सहित संविधान में इसकी शक्ति प्राप्त होती है। संविधान से ही हमें यह हक मिलता है अमेंडमेंट का जो कि 368 के अंदर है। साधारण विधायी शक्ति और घटक शक्ति के बीच एक स्पष्ट अंतर है। इस प्रकार से ही संसद द्वारा संशोधित शक्ति को इस तरह में प्रयोग नहीं किया जा सकता जैसे संविधान को रद्द या निरस्त किया जाए। सार की बात यह है कि देयर इज अ क्लियर डिस्टिंक्शन बिटवीन ऑर्डिनरी लेजिस्लेटिव पावर और कॉन्स्टिट्यूएंट पावर। यहाँ पे अमेंडिंग पावर कैन नॉट बी एक्सरसाइज बाय द पार्लियामेंट इस तरीके से कि वो सबवर्ट करे या एब्रोगेट करे कॉन्स्टिट्यूशन को। साधारण विधायी शक्ति और घटक शक्ति के बीच एक स्पष्ट अंतर होता है। इस प्रकार संसद द्वारा संशोधित शक्ति को इस तरह से प्रयोग नहीं किया जाना चाहिए जिससे कोई भी चीज असंवैधानिक या संविधान के अनुरूप ना हो। We hope that you like the video and please do not forget to share and subscribe the video and see you soon again with more exciting content. Thank you.